नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अब तक। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। आज हम आपको लेकर चलेंगे उन घटनाओं की तह तक जो न सिर्फ हमारे शहरों को हिला रही हैं बल्कि हमारे सामने खड़ी कर रही हैं कई रहस्यमय सवाल। आज बात होगी दिल्ली में हुए लाल किला धमाके की, जिसने सिर्फ इमारतों को नहीं बल्कि हमारे विश्वास को भी हिला दिया है। वहीं बिहार में चुनावी उबाल अपनी चरम सीमा पर है। एग्जिट पोल्स एनडीए की जीत बता रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर की उम्मीदों पर यह झटका क्यों है? और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने फिर से मैदान सजाया है। राहुल गांधी सीधे गांव-गांव जाकर संविधान की चौपाल लगाएंगे। आज की खबरें सिर्फ आंकड़ों और घटनाओं का ब्यौरा नहीं है, ये उन परिवारों की दहशत, उन लोगों की उम्मीद और उन सवालों की कहानी है जो हमारे बीच छुपे हुए खतरे की तरफ इशारा करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपको दिखाएंगे वो सच जो अक्सर पर्दे के पीछे छिपा रहता है। लेकिन इससे पहले ये नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। ईडी की बड़ी कार्रवाई, जेपी इंफ्राटेक के मैनेजिंग डायरेक्टर मनोज गौर को किया गिरफ्तार। दिल्ली धमाके में मौत का आंकड़ा 13 पहुंचा। आयुषी में भर्ती बिलाल हसन ने दम तोड़ा। दिल्ली विलास केस, एनआईए ने नूह के उर्वरक किसान मालिक को पकड़ा। आतंकी साजिश में इस्तेमाल चौथी कार अल फला यूनिवर्सिटी की पार्किंग में मिली, मौके पर पहुंचा बम स्क्वाड। उत्तर प्रदेश में ओवरलोड ट्रक पास कराने के सिंडिकेट का भंडाफोड़, कई अधिकारियों पर एफआईआर हुई दर्ज। दिल्ली विलास पर भड़काऊ पोस्ट शेयर करने पर एक्शन, असम में 5 गिरफ्तार। दिल्ली विलास के बाद रांची में हाई अलर्ट, 46 जगह पर चेकिंग अभियान। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे को झटका, 61.20 करोड़ की संपत्ति कुर्क। चांदी की कीमत में 7,000 से ज्यादा का उछाल, सोना भी महंगा, 1,27,950 पहुंचा गोल्ड। मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 12 अंक चढ़ा, निफ्टी 25,850 के पार। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और बात करते हैं अपने पहले मुद्दे के बारे में। आज सुबह राजधानी दिल्ली में एक ऐसा नज़ारा सामने आया जिसने एक बार फिर हमें सोचने पर मजबूर कर दिया। 10 नवंबर को लाल किला ब्लास्ट को अब 2 ही दिन बीते थे, लेकिन धमाके के निशान और सवाल अब भी हवा में तैर रहे हैं। जांच एजेंसियों ने आज सुबह न्यू लाजपत राय मार्केट के पास एक दुकान की छत से एक इंसान का कटा हुआ हाथ बरामद किया है। झगड़े से अलग, दहशत से अलग, कट छट कर अलग, पुलिस के सामने फिर एक चुनौती खड़ी हो गई कि इस इंसान की पहचान कैसे होगी। माना जा रहा है ये हाथ धमाके के वक्त शरीर से अलग होकर उड़ा था। पुलिस और फॉरेंसिक टीम घटनास्थल से डीएनए टेस्ट, चश्मदीद के बयान, सीसीटीवी फुटेज आदि सुराग जुटा रही हैं। यह इलाका लाल किला मेट्रो स्टेशन और चांदनी चौक के ठीक सामने है। यहाँ के इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में रोजाना हजारों लोग आते जाते हैं। धमाके के बाद से ये मार्केट भी बंद थी, लेकिन अब धीरे धीरे सामान हो रही है। इस धमाके में अब तक 13 लोग मारे जा चुके हैं और कई अन्य घायल हैं। घटना के बाद आसपास का इलाका पूरी तरह से सील कर दिया गया है। मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया गया है। सड़कों पर भारी भरकम सुरक्षा बल तैनात है। आपको बता दें, 10 नवंबर की शाम करीब 7 बजे एक सफेद i20 कार में हुए धमाके ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया था। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास की खड़ी गाड़ियां और दुकानों के शीशे तक उड़ गए थे। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो चुकी है और 30 से ज्यादा लोग घायल हैं। अब तक 10 शवों की पहचान हो चुकी है, जिसमें एक आतंकी डॉक्टर उमर मोहम्मद भी शामिल है। ये वही आतंकी है जो धमाके के वक्त कार चला रहा था। फॉरेंसिक टीम के मिले डीएनए सैंपल उसकी मां से मैच होने के बाद उसकी पुष्टि हुई है, लेकिन अब भी 2 शवों की पहचान बाकी है और पुलिस को जो कटा हुआ हाथ मिला है वह उन्हीं में से किसी एक का हो सकता है। फॉरेंसिक टीम ने मौके से सैंपल इकट्ठे कर लिए हैं, जिसकी जांच जारी है। वहीं दूसरी ओर यह भी पता चला है कि इस केस में तीसरी कार की तलाश अभी भी जारी है। आपको बता दें, अब तक 2 कारें मिल चुकी हैं, लेकिन तीसरी मारुति ब्रेजा अभी भी लापता है। माना जा रहा है कि उस कार का इस्तेमाल हमला करने, रेकी के लिए या भागने के लिए किया गया होगा। इस केस में एक और चौंकाने वाला एंगल सामने आया है। जी हां,
आतंकी नेटवर्क से जुड़े डॉक्टरों का मॉड्यूल्स। उत्तर प्रदेश एटीएस की जांच में पता चला कि डॉक्टर शाहीन शाहिद नाम की महिला डॉक्टर उसका भाई डॉक्टर परवेज अंसारी साजिश की अहम कड़ी है। कभी मेडिकल जगत में सम्मानित नाम रही शाहीन ने अपने भाई परवेज का ब्रेन वॉश कर उसे कट्टरपंथी की राह पर धकेला। एटीएस का कहना है कि शाहीन ने परवेज को पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद के संपर्क में लाया। दोनों डॉक्टर मेडिकल प्रोफेशन की आड़ में लॉजिस्टिक सपोर्ट, फंडिंग और मेडिकल कवर मुहैया कराते रहे। एजेंसियों ने शाहीन के लखनऊ स्थित घर से विदेशी मुद्रा, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, AK-47 राइफल और कारतूस बरामद किए हैं। वहीं परवेज अंसारी को फरीदाबाद मॉड्यूल से जोड़ा जा रहा है। फिलहाल पूछताछ की जा रही है। जांच में यह भी सामने आया है कि धमाके से 2 महीने पहले डॉक्टर शाहीन लखनऊ आई थी और यहां कई संदिग्धों से मिली थी। इनमें से कुछ लोग बाद में अयोध्या तक गए थे। एटीएस को शक है कि यह यात्रा किसी धार्मिक स्थल की रेकी या किसी गुप्त बैठक से जुड़ी हो सकती है। अब एजेंसियां उनके फोन, लोकेशन, होटल बुकिंग और ट्रेवल रिकॉर्ड्स खंगाल रही है। जाहिर है, धमाके के बाद दिल्ली की सड़कों पर फैली दहशत अब भी लोगों के चेहरे पर साफ झलक रही है। 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन दिल्ली के आसमान में अब भी डर की धुंध बाकी है। हर दिन पुलिस कुछ नए सुराग तलाश रही है। हर दिशा में तलाश जारी है। जिन परिवारों ने अपनों को खो दिया है, उनके लिए सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि जिंदगी का सबसे दर्दनाक मोड़ है। पुलिस के हाथ मिला वो कटा हुआ हाथ इस पूरे आतंक की याद को फिर से जिंदा कर दिया, लेकिन कई जवाब अभी भी बाकी हैं। क्या ये बरामद हाथ किसी आतंकी का है या किसी आम नागरिक का? तीसरी कार कहां गायब हो गई? क्या शाहीन और परवेज के नेटवर्क के और सदस्य भी दिल्ली में सक्रिय हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या लाल किला ब्लास्ट किसी बड़े हमले की शुरुआत थी? देखा जाए तो ये सिर्फ अपराध की कहानी नहीं, बल्कि ये उन परिवारों की दहशत है जिन्होंने अपना कोई बिटिया या बेटे को खो दिया है। ये उन दुकानदारों की उधेड़बुन है जिन्होंने अपनी दुकानें खोली थीं। उस कटे हुए हाथ की छवि हमें याद दिलाती है कि आतंक सिर्फ दूर का शब्द नहीं, बल्कि कभी कभी बिल्कुल हमारे सामने, हमारे रोजमर्रा के बीच पहुंच जाता है। और सबसे खास, हम आम नागरिक चाहते हैं कि हमारी सुरक्षा सुनिश्चित हो। क्या हमारी व्यवस्था इस तरह की घटना परिस्थितियों के लिए तैयार थी? हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द उन 2 बचे लोगों की पहचान हो जाएगी, तीसरी कार का पता चलेगा और उन परिवारों को थोड़ी राहत मिलेगी जिन्होंने हमले में अपनों को खो दिया है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इन सवालों के जवाब मिलेंगे और दिल्ली फिर से वही बनेगी जो हमेशा रही है। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ते हैं अगले मुद्दे की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की राजनीति में इस बार भी जाति गठबंधन और विकास का जाल बिखरा हुआ है। 2 चरणों में मतदान हो चुका है और अब कल यानी कि 14 नवंबर को मतगणना की घड़ी है। एग्जिट पोल्स एनडीए की जीत की गारंटी दे रहे हैं, लेकिन एक बड़ा नाम प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जनसुराज का है। वो वोटरों की नजर में कहां टिकी? आइए जानते हैं क्यों प्रशांत किशोर की उम्मीदों को इस बार झटका लग सकता है। आपको बता दें, बिहार की राजनीति में 2025 का विधानसभा चुनाव फिर से जाति गठबंधन और विकास के तीनों मोर्चे पर केंद्रित रहा। 6 और 11 नवंबर को हुए मतदान के बाद एग्जिट पोल्स ने एनडीए की साफ जीत बताई, लेकिन प्रशांत किशोर के लिए ये किसी झटके से कम नहीं है। उनकी पार्टी जनसुराज, जो 2022 में बिहार को नया सूरज देने का वायदा लेकर आई थी, इस बार एग्जिट पोल्स में 2-3 सीटों तक ही सिमटती दिख रही है। हालांकि वोट शेयर की बात करें तो जनसुराज लगभग 11 से 12% वोट शेयर करने की स्थिति में है, जो कांग्रेस से बेहतर है। लेकिन मुद्दा यह है कि पार्टी ने 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और एग्जिट पोल्स के अनुसार उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिल रही है, और इसके पीछे का कारण उनकी सावधानी रही। जी हां, प्रशांत किशोर ने मोदी और शाह को सीधे निशाने पर नहीं लिया। जनता ने इसे सेफ गेम माना और जनसुराज को एनडीए की बी टीम समझ लिया, क्योंकि बिहार में केंद्र का प्रभाव बहुत कम है और इसीलिए यहां ये चूक भारी पड़ गई। शुरुआत में प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के परिवारवाद और तेजस्वी यादव के खिलाफ अभियान चलाया।
लेकिन आरोपों और विरोध का फोकस अशोक चौधरी से सम्राट चौधरी की ओर शिफ्ट हो गया। ऐसे में बिना सबूत पेश किए गए आरोप लगाने से पार्टी की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर ने सत्ता में आने पर शराबबंदी हटाने की घोषणा की, जो बिहार में शराबबंदी महिलाओं के अधिकार और सुरक्षा का प्रतीक है। इसका विरोध करने से जनसुराज की महिला वोट बैंक में गिरावट हुई। वहीं प्रशांत किशोर ने राघोपुर सीट से तेजस्वी को चुनौती देने की बात कही थी, लेकिन बाद में खुद चुनाव नहीं लड़ा। इससे तीसरा विकल्प बनाने का मौका हाथ से निकल गया और पार्टी की खोखली छवि सामने आ गई। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं कि प्रशांत किशोर, जो पहले मोदी और नीतीश की जीत का जादूगर रहे हैं, इस बार क्यों खुद की पार्टी को सफल नहीं करा पाए? क्या ये सुरक्षित खेलना उनकी सबसे बड़ी गलती थी? शराबबंदी हटाने का वायदा और तेजस्वी को चुनौती न देना, क्या ये जनसुराज की राजनीति की खोखलापन साबित करेगा? जाहिर है, एग्जिट पोल्स कह रहे हैं कि एनडीए की जीत तय है और जनसुराज को जनता ने अभी तक स्वीकार नहीं किया। प्रशांत किशोर के लिए ये सेटबैक है, लेकिन ये देखना बाकी है कि भविष्य में उनकी राजनीति, रणनीति और वैकल्पिक नेतृत्व की छवि सुधार सकती है। बिहार की राजनीति में इस बार भी एक चीज साफ है कि बड़ा सूरज तो अभी उगा नहीं और प्रशांत किशोर की चमक थोड़ी फीकी पड़ गई। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ते हैं अगले मुद्दे की तरफ। उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिर हलचल मचने वाली है। जी हां, कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी के लिए बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। और हां, इस बार राहुल गांधी खुद उतरेंगे गांव-गांव चौपालों में संविधान की बात करनी। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये रणनीति से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सच में चुनौती दे पाएगी या फिर वही पुराना खेल साबित होगा? आपको बता दें, कांग्रेस ने बुधवार को उत्तर प्रदेश में संविधान चर्चा अभियान की घोषणा की। इसका मकसद हर गांव तक जाकर पिछड़ों, दलितों और अन्य समाज के लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना था। पार्टी का दावा है कि इसी तरह की जागरूकता के चलते उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा केवल 33 सीटों पर सिमट गई थी। 26 नवंबर से यह अभियान प्रदेश भर में चलेगा, जिसमें राहुल गांधी भी समय निकालकर शामिल होंगे। कांग्रेस का कहना है कि लोगों को बताएगी कि कौन सी पार्टी स्कूल, अस्पताल और रोजगार लेकर आई, कौन सी सरकार उन्हें छीन रही है। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि आज सरकारी शिक्षा महंगी हो गई है। पहले छात्रों को वजीफा मिलता था, जिससे दलित और पिछड़े वर्ग के बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर और जज बन पाते थे। अब फीस इतनी बढ़ गई है कि आम घर के बच्चे पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे हैं। आपको बता दें, ओबीसी और दलित समाज के लिए ये अभियान सिर्फ अधिकारों की जानकारी तक सीमित नहीं है। पार्टी इसके जरिए जातिगत जनगणना, सामाजिक न्याय और सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्ग के अधिकार जैसे मुद्दे की बात करेगी। पिछड़ा वर्ग विभाग के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव ने बताया कि उत्तर प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर पदयात्रा और पंचायत स्तर पर संवाद कार्यक्रम होंगे। पार्टी का मकसद है कि ओबीसी, दलित और अति पिछड़े वर्ग के लोगों को सक्रिय रूप से संगठन से जोड़ा जाए। राजेंद्र पाल गौतम और अनिल जयहिंद जैसे वरिष्ठ नेता भी इस अभियान में सक्रिय हैं। उनका कहना है कि संविधान की ये ताकत, जिसमें 90% दलित, पिछड़े और आदिवासी समाज को सम्मान के साथ जीने का अवसर दिया और अब भाजपा की नीतियां इस पर हमला कर रही हैं। साथ ही बिहार चुनाव के अनुभव से सीख लेकर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी के नेतृत्व में 20 से 25 संवाद कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। यहाँ ये सीधे युवाओं और समाज के नेताओं से मिलेंगे, उनकी समस्याएं समझेंगे और कांग्रेस की नीतियां बताएंगे। लेकिन राजनीति विशेषज्ञों का कहना है कि ये रणनीति दोहरी तलवार भी हो सकती है, क्योंकि संगठन में अभी भी अधिकतर पद गैर ओबीसी नेताओं के पास हैं और अगर ज्यादा सक्रियता बढ़ी तो सपा नाराज हो सकती है और कम की तो प्रभाव कम पड़ेगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या राहुल गांधी और कांग्रेस संविधान का मंत्र पढ़कर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे पाएंगे या फिर ये वही कहानी होगी जो पिछले चुनावों में हम देख चुके हैं। जाहिर है, उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में संविधान की चौपाल लगेगी, लोग जागरूक होंगे, सवाल उठेंगे और बहस होगी। लेकिन असली सवाल यह है कि ये जागरूकता मतदान तक कैसे बदलेगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति अब फिर से गरमाने वाली है और कांग्रेस के ये
चाल वोट बैंक की जंग में कितना असर दिखाएगी, ये आने वाले समय में ही साफ होगा। खैर, जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से रूबरू कराते हैं। दिल्ली ब्लास्ट के बाद देश भर की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। वहीं लखनऊ से आई खबर चौंकाने वाली है। लालबाग की रहने वाली डॉक्टर शाहीन को गिरफ्तार किया गया, जिस पर आरोप है कि वह कई आतंकियों से लंबे समय से संपर्क में थी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हमारी नई विकसित कॉलोनियां आतंकियों के लिए सुरक्षित ठिकाना बनती जा रही हैं? आपको बताते चले, पिछले 20 सालों में लखनऊ की कई कॉलोनियों और इलाकों से कई बड़े आतंकियों को गिरफ्तार या मार गिराया गया। इनमें हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर-ए तैयबा, अल-कायदा, ISIS और हुजी मॉडल्स के कई संदिग्ध शामिल हैं। इनके पास से बड़ी मात्रा में असले और विस्फोटक भी बरामद हुए। 2005 में उत्तर प्रदेश में ATS यानी कि आतंकवादी निरोधक दस्ते का गठन नहीं हुआ था। उस समय STF सक्रिय थी। जानकारी मिली कि नई वसी गोमती नगर कॉलोनी कुछ विदेशी आतंकी छुपे हुए हैं। STF टीम पहुंची तो उन पर फायरिंग शुरू हो गई। जवाब में 3 आतंकी भी मारे गए, जो पाकिस्तानी और हिफ्जुल मुजाहिदीन से जुड़े हुए थे। इसके बाद भी कई घटनाएं हुई, जैसे 2007 में देवा रोड पर STF ने 2 आतंकियों को मार गिराया। इसमें एक उत्तर प्रदेश का और दूसरा पाकिस्तानी था। 2017 में काकोरी इलाके की हाजी कॉलोनी में आतंकी मार गिराया गया। उसके कमरे से भारी मात्रा में विस्फोटक मिले थे। 2021 में मड़ियां और दुबग्गा से UP ATS ने 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया। उनके पास प्रेशर कुकर बम भी था। इसके अलावा 2005 से 2008 के बीच लखनऊ में कई अन्य बड़ी गिरफ्तारी और मुठभेड़ की घटनाएं हुई। ATS और STF ने लश्कर जैसे मोहम्मद, ISI एजेंट और सिमी के कई सदस्यों को पकड़कर विस्फोटक और हथियार बरामद किए। इन घटनाओं से साफ हो जाता है कि नई कॉलोनियों में भी आतंकवादी अपने ठिकाना बनाने से नहीं चूकते और सुरक्षा एजेंसियों के लिए लगातार सतर्क रहना जरूरी है। जाहिर है, लखनऊ की नई कॉलोनियां सिर्फ बढ़ती आबादी और विकास का चेहरा नहीं, बल्कि कभी कभी आतंकियों के लिए भी सुरक्षित ठिकाना बन जाती हैं। सवाल यही है कि क्या हमारी सुरक्षा एजेंसियां इन नए खतरे को समय रहते रोक पाएंगी? आज हमने देखा कि आतंक सिर्फ दूर की कहानी नहीं, कभी कभी ये हमारे सामने, हमारे रोजमर्रा के बीच आकर खड़ा हो जाता है। दिल्ली का लाल किला ब्लास्ट, लखनऊ की नई कॉलोनियों में पकड़े गए संदिग्ध, उत्तर प्रदेश की राजनीति में उठते सवाल, इन सभी की झलक हमें याद दिलाती है कि सुरक्षा केवल व्यवस्था का काम नहीं, बल्कि हम सभी की जिम्मेदारी भी है। ये केवल खबरें नहीं, ये उन परिवारों की दहशत, उन चेहरों की चिंता और हमारी सुरक्षा की चुनौती है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे देश दुनिया की बड़ी और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।